हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रियल सीक्वेंस से रिलेटेड एक थ्योरम लेकर आए हैं जिसका हम लोग बेसिकली यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ये थ्योरम प्रूफ से भी इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर एंड सेशनल एग्जाम्स के लिए एक लॉन्ग आंसर बनाती है, साथ ही साथ इसका इंप्लीमेंटेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चंस बनाता है। बेसिकली इसका यूज ऐसे हम लोग करते हैं कि ये थ्योरम हेल्प करती है हमें कि अगर कोई सीक्वेंस दी गई है रियल नंबर में और हम उसकी लिमिट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं तो इस थ्योरम की मदद से हम लोग उसको कन्वर्जिंग शो कर सकते हैं। कैसे, ये सब आगे की बातें हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ आवर थ्योरम एंड हाउ टू वी कैन अप्रोच टू प्रूव दैट थ्योरम। तो हम लोग की थ्योरम का स्टेटमेंट है अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉची सीक्वेंस इन रियल नंबर। सिंपल चीज है। इनके कहने का मतलब है या सेंस है कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ वो कॉसी है। मतलब अगर रियल नंबर में कोई भी सीक्वेंस कॉसी है तो वो कन्वर्जेंट होगी और अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉसी होगी। ये इनके स्टेटमेंट के कहने का सेंस है। तो जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हमको दोनों चीज प्रूव भी करनी पड़ेंगी। मतलब कोई भी अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो कॉसी हो, ये भी प्रूव करना पड़ेगा, और कोई भी कॉसी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट हो, ये भी प्रूव करना होगा। सिंपल। तो मतलब हम लोग इसका प्रूफ यहां से स्टार्ट करेंगे। वी हैव टू शो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसीज एंड वाइस वर्सा आल्सो सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी। ठीक है, पहले हम लोग ये प्रूफ, मतलब आप कुछ भी पहले कर सकते हो बट हम पहले ये करेंगे। तो ये हमने एक वीडियो ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखे हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉसी सीक्वेंस। ठीक है, तो वो हम लोग ने कर रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जैक्टली मुझे रिमेंबर रहेगा तो, नहीं तो फिर आप सर्च कर लीजिएगा ना। और दूसरा जो पार्ट है ना, तो उसको आप पूरा यहां पर पेस्ट कर देंगे। सिंपली क्या हमने कहा कि फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी, और उस पे आप पूरा का पूरा वही प्रूफ पेस्ट कर दोगे। फिर सेकंड, नाउ वी नीड टू प्रूव दैट फॉर कंप्लीटिंग दिस थ्योरम दैट एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो हम बेसिकली इस वीडियो में यही प्रूफ करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बोल जानो वायरस्ट्रॉस थ्योरम भी देखेंगे, उसका भी प्रूफ देखेंगे। तो दोनों चीजें होंगी, बने रहिएगा। हाँ, बने रहिए। उससे पहले थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें लगता है कि अगर हम लोग थ्योरम की पहले जान लें तो ज्यादा शायद इजी रहे, सेपरेटली जान लें। तो सबसे पहली चीज, एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। इसका भी प्रूफ हम लोग ने कर रखा है, लेकिन आपको यहां पर इसको कॉपी और पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर इस थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट आपको यूज करना है कि एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। दूसरा स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है एवरी सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन मोनोटोन सब सीक्वेंस। मतलब इन थ्योरम्स के बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इनको ऊपर ऊपर से टच कर रहे हैं कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये चीज यहां पर यूज कर सकते हैं ना। तो ये दूसरी वाली क्या कहती है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है आपके पास रियल नंबर, कोई भी सीक्वेंस रियल नंबर में है तो आप उसकी एक मोनोटोन सब सीक्वेंस निकाल सकते हो। सब सीक्वेंस आप जानते हो कि आपकी सीक्वेंस के ही कुछ टर्म लेके बनाई गई सीक्वेंस, बट उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो आपकी सीक्वेंस में थे। मतलब अगर आपकी सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो इसकी सब सीक्वेंस क्या हो सकती है 2 3 5 6 8। मतलब उसी से कुछ टर्म ले लिए गए, लेकिन ऑर्डर भी वही रखा गया है। ऐसा नहीं 3 2 फिर वो नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आफ्टर 2 3 था, 2 के बाद 3 था। आपकी जो सब सीक्वेंस बनेगी उसमें भी 2 के बाद 3 आना चाहिए। सिंपली ये चीज है ना। तो मतलब अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है तो उसकी एक ना एक आप मोनोटोन सब सीक्वेंस बना सकते हो। तीसरी चीज, A sequence converges to L। देखिए इसको मैं थोड़ा सा समझाएंगे नहीं कि ये बेसिकली एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, बट हमारा यूज क्या है वो समझेंगे ना। A sequence converges to L, this implies its subsequence also converges to L। मतलब अगर आपकी कोई सीक्वेंस L की ओर कन्वर्ज करती है तो उसकी सब सीक्वेंस भी L की ओर अप्रोच करेंगी। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि if, इसको बेसिकली पूरा स्टेटमेंट तो ये होता है कि इफ xn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस एंड इट्स एवरी सब सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जिंग सब सीक्वेंसेस आर कन्वर्जिंग टू L, देन xn इज ऑल्सो कन्वर्जिंग टू L। मतलब अगर आपके पास कोई एक बाउंडेड सीक्वेंस है और उसकी सब सीक्वेंसेस, उसकी सारी सब सीक्वेंसेस एक पॉइंट की ओर अप्रोच कर रहे हैं तो आपका सीक्वेंस जो था बाउंडेड वो भी उसी पॉइंट की ओर अप्रोच करेगा। लेकिन इतना कुछ, जब उस थ्योरम की बात नहीं हो रही तो इतना कुछ नहीं बात करते हैं। सिंपली इससे हमें क्या समझना है, इससे हमें यह समझना है कि अगर हमें किसी सीक्वेंस का कोई सीक्वेंस है उसका एक सब सीक्वेंस मिल जाए और उसका कन्वर्जिंग पॉइंट मिल जाए। जैसे हमें पता चल गया कि xn एक सीक्वेंस है और स्मॉल xn एक सीक्वेंस है, हमें पता चला कि ये इसकी सब सीक्वेंस है
और हमें यह भी पता चला कि छोटी वाली एल की ओर अप्रोच करती है, कन्वर्ज करती है। तो अब अगर हमको इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है तो हम इसकी कन्वर्जेंस पे कम से कम हमें एक आइडिया मिल गया कि अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो ये किस पॉइंट की ओर अप्रोच करेगी, एल की ओर। क्यों? क्योंकि इफ इट्स सब सीक्वेंस इज अप्रोचेस टू एल देन, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी एल की ओर ही अप्रोच करेगी, दूसरे पॉइंट की ओर अप्रोच नहीं कर सकती, है ना। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि अगर ये एल की ओर अप्रोच करती तो ये भी करे, हो सकता है ये डाइवर्जिंग हो, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर कोई भी इससे बेसिकली हमें आइडिया क्या लेना है कि अगर कोई सब सीक्वेंस एल की ओर अप्रोच कर रही है किसी सीक्वेंस की और उस सीक्वेंस को हमें कन्वर्जिंग चेक करना है तो उसकी अप्रोच भी हम एल की ओर चेक करें कि क्या ये एल की ओर अप्रोच कर सकती है या फिर नहीं। इसके सिवा आई थिंक द बूम थ्योरम विच इज बोल्जानो वायरस्ट्रास थ्योरम, बेसिकली आप इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा क्योंकि हम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में कच्चे भी हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मेरे सामने एक साथ आ जाते हैं तो फिर उनका हम प्रोनाउंसिएशन वैसे भी नहीं कर पाते, जैसे RS आ जाता है तो, है ना। अच्छा छोड़िए, बेसिकली इसका स्टेटमेंट क्या होता है और इसका हम लोग प्रूफ भी देख लेंगे 2 मिनट में, छोटा सा वाला प्रूफ। इसके अच्छे भी प्रूफ होते हैं, अगर उनकी भी आपको जरूरत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हालांकि एग्जाम में करने लायक का प्रूफ हम यहाँ पर बता देंगे। बेसिकली इसका स्टेटमेंट होता है एवरी बाउंडेड sequence has at least one convergent subsequence, समझ के आ रही होगी। इनके कहने का क्या सेंस है कि अगर आपके पास कोई भी एक सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड है तो उसकी एक ना एक कन्वर्जिंग सब सीक्वेंस जरूर होगी। सिंपली इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो जो सिंपल बिल्कुल टर्मिनोलॉजीज में है उसको देखिएगा। मान लेते हैं xn आपके पास एक सीक्वेंस है और इसकी प्रॉपर्टी है कि ये बाउंडेड है। अगर ये बाउंडेड है तो इसकी कोई भी एक सब सीक्वेंस होगी xn, ये भी क्या होगी, बाउंडेड, बिकॉज एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड। अगर ये xn बाउंडेड था तो इसका सब सीक्वेंस भी बाउंडेड होगा। दूसरी चीज क्या है, देखिए अब xn कोई भी हमने सब सीक्वेंस ली है ना, हम अपने मन से ले सकते हैं, हम जानते हैं, और इसकी सारी बाउंडेड सीक्वेंस की हर एक सब सीक्वेंस बाउंडेड होगी। अब एक चीज हम जानते हैं, एवरी सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन मोनोटोन सब सीक्वेंस। अब देखिए xn हमारे पास एक सीक्वेंस थी, हमने जब ये इसकी एक सब सीक्वेंस स्मॉल xn चूज की तो हमने इसको चूज करते वक्त क्या किया कि हमने इसको रखा मोनोटोन, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये xn एक सीक्वेंस है तो इसकी एक ना एक मोनोटोन सीक्वेंस निकाली जा सकती है, और चूंकि कैपिटल xn बाउंडेड है तो स्मॉल xn भी बाउंडेड होगा। लास्ट वीडियो में ही हम लोग ने एक थ्योरम की थी, एवरी बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो मतलब स्मॉल xn के बारे में सोचिए, ये क्या है, कैपिटल xn की सब सीक्वेंस है। पूरी गणित लगा के हम ये जान गए कि स्मॉल xn मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस है। तो और कल वाली थ्योरम कहती है कि एवरी मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो मतलब प्रूफ हो जाती है बोल्जानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम दैट इफ xn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस देन इट हैज अ सबसीक्वेंस xn which is monotone bounded means which is convergent। अच्छा, ये थ्योरम आपके एग्जाम में आ जाए और लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं जो इफेक्टिव भी हैं, बट अगर आप इसी मेथड से करना चाहते हैं तो आप यही कीजिए कि xn को एक बाउंडेड सीक्वेंस लेके चलिए, स्मॉल xn उसका एक मोनोटोन सब सीक्वेंस ले लीजिए इस थ्योरम से, फिर उसके बाद ये बाउंडेड भी होगा, और फिर जो कल हम लोग ने थ्योरम मतलब लास्ट वीडियो में जो थ्योरम की थी पूरी की पूरी वहीं पर पेस्ट कर दीजिए और दिखा दीजिए कि सिंस xn इज अ बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस एंड एवरी बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दैट मींस xn व्हिच इज एनी या फिर व्हिच इज आ मतलब एनी नहीं कि कोई भी नहीं, स्पेसिफिक मतलब वो है सब सीक्वेंस व्हिच इज अ सब सीक्वेंस ऑफ xn एंड इट इज कन्वर्जिंग, है ना। तो सिंपली ऐसे प्रूफ हो जाएगी, है ना। तो ये बोल्जानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम ऐसे 2 मिनट में खत्म हो जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी थ्योरम का प्रूफ। तो थ्योरम की प्रूफ में हमने पहले ही बात कर रखा है कि हमको 2 पार्ट करने होंगे। 2 में पार्ट कैसे होंगे, एक पार्ट कि हमको दिखाना होगा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी, और दूसरा एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी ये हम लोग पहले कर चुके हैं, जिसके लिंक का डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और यहां पर हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे। तो उसको पूरा पेस्ट करने के बाद आप सीधे आ जाएंगे कि नाउ वी नीड टू प्रूव दैट एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट मतलब हमको एक कॉसी सीक्वेंस देंगे, को एक कॉसी सीक्वेंस हमको लेके चलनी है और उसको कन्वर्जेंट शो करनी है। तो सबसे वही पूरा लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखा तो आपके पास कहीं ना कहीं होगा, हालांकि हो सकता है इस मेथड का नहीं हो तो आप हमें मैसेज कर देंगे, तो हम आपको उसका प्रूफ भी भेज देंगे, हालांकि आपको आइडिया मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले लेट एक्स एन बी अ कॉसी सीक्वेंस, आपको कॉसी लेके चलनी है, बी अ कॉसी सीक्वेंस which means there exists which means for all epsilons greater than 0 there exists a n0 and capital N which says that फिर लिख ही देते हैं which says that m n greater than or equal to 0 and also these are in natural number implies that xn minus xm is less than epsilon। ठीक है, आया समझ में? ये कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। अच्छा, जैसे एप्साइलन हम ले रहे हैं तो एप्साइलन बाई 2 ले लें, क्योंकि बाद में 2 एप्साइलेंस को जोड़ना पड़ेगा तो 2 एप्साइलन बनता है, तो वो समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है कि अगर एप्साइलन कोई भी पॉजिटिव है तो 2 एप्साइलन पॉजिटिव कैसे होगा, बट एप्साइलन बाई 2 आप सिंपली समझ सकते हो कि आप एप्साइलन को जितना छोटा से छोटा लोगे तो एप्साइलन बाई 2 भी, हालांकि दोनों चीज सेम साउंड करते हैं कि 2 एप्साइलन और एप्साइलन बाई 2 के से एप्साइलन पाना और एप्साइलन से 2 एप्साइलन पाना, बट थोड़ा समझाना डिफिकल्ट होता, तो इसलिए हमने इसको एप्साइलन बाई 2 ले लिया। और वैसे भी अगर एप्साइलन बाई 2 एनी पॉजिटिव रियल नंबर है तो एप्सिलॉन भी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है और उसके लिए एप्सिलॉन बाई 2 भी छोटा से छोटा रियल नंबर हो सकता है। मोस्टली आप मेरी बात समझ गए होंगे क्योंकि एप्सिलॉन हमारी चूज के ऊपर होता है ना, बस वो पॉजिटिव होना चाहिए और छोटा से छोटा हो सकता है। तो अगर एप्सिलॉन छोटा से छोटा हो सकता है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी छोटा से छोटा हो सकता है, या फिर हम ऐसे कहें कि एप्सिलॉन बाई 2 छोटा से छोटा हो सकता है तो एप्सिलॉन भी छोटे से छोटा रियल नंबर पॉजिटिव हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट अभी आप इसको यहीं पर रोक दीजिए। अब आते हैं जो अभी हम लोग ने सारे अपने शस्त्र लिए थे उनका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला शस्त्र अब हम लोग करने जा रहे हैं कि एक्सएन हमारी कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड। तो हम लोग ने जो थ्योरम अभी पढ़ी कि एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड, और अगर एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड एक्सएन इज अ कॉची सीक्वेंस देन, तो यहां पर आप लिखिएगा सिंस एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड दिस मींस एक्सएन इज आल्सो अ बाउंडेड सीक्वेंस, तो मतलब एक्शन भी बाउंडेड हो जाएगी। क्यों? थ्योरम जो पीछे भी हम लोग ने लिखी थी यहां पर आप लिख लीजिएगा सिंस एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड if xn is a bounded sequence, है ना, मतलब is a bounded sequence, then by the Bolzano-Weierstrass theorem, Bolzano-Weierstrass theorem क्या कहती है कि every bounded sequence has a converging subsequence। तो then if xn is a bounded sequence then it has also a converging subsequence। समझ आया? तो यहां पर आप क्या लिख लेंगे, बाय बोल्जानो-वायर्स्ट्रास थ्योरम एक्सएन हैज अ कन्वर्जिंग सबसीक्वेंस। ठीक है, आ रही बात समझ में ना? तो आपको सिंपली यहां पर क्या कर देना है कि बाय बोल्जानो-वायर्स्ट्रास थ्योरम एक्सएन हैज एटलीस्ट वन कन्वर्जिंग सीक्वेंस एंड वी कंसीडर yn is converging subsequent convergent subsequence of xn which is converging to a real number L, which is converging to L। सिंपल सी चीज है, बोल्जानो-वायर्स्ट्रास थ्योरम ने कहा कि अगर आपकी एक्सएन एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो इट हैज अ कन्वर्जिंग सबसीक्वेंस एंड नाउ वी कंसीडर दैट yn इज अवर कन्वर्जिंग सबसीक्वेंस ऑफ एक्सएन
बोजानो-वायस्टेरस थ्योरम से ये पॉसिबल ही होना था, विच इज कन्वर्जिंग टू एल। हमने इसका कन्वर्जिंग पॉइंट भी ले लिया। अब आप समझ गए होंगे कि हमने इसका कन्वर्जिंग पॉइंट क्यों लिया है। इसकी कन्वर्जिंग पॉइंट लेने का क्या सेंस है, आप पूछोगे हमसे, तो हम ये कहेंगे कि वाई एन एक्स एन की क्या है, सब सीक्वेंस, ये एल की ओर कन्वर्ज करती है। एक्स एन हमारी कॉसी सीक्वेंस है, इसे हमें कन्वर्जेंट शो करना है। तो अगर इसको कन्वर्जेंट शो करना है तो हम इसका एनालिसिस किस डायरेक्शन में करें कि क्या ये भी एल की ओर कन्वर्जेंस कर सकती है। तो फिर आप यहां पर थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि नाउ फॉर प्रूविंग एक्स एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस और आवर थ्योरम, मतलब दोनों में से कोई एक चीज, फॉर प्रूविंग आवर थ्योरम वी नीड टू शो दैट एक्स एन इज कन्वर्जेंस टू एल, है ना। तो एक्स एन को अब हमको कन्वर्जेंस टू एल दिखाना है। तो देखिए, अच्छा वाई एन के बारे में आपको क्या आइडिया मिल रहा है। जैसे एक्स एन रहा होगा ऐसे x1, x2, x3, x4, x5, x6 करते 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 बहुत बड़ी चीज कोई रही होगी। उसी तरह इसकी एक सब सीक्वेंस होगी y1, y2, y3, y4, y5 करते करते करते। अब जैसे y1 होगा ये x में से ही कहीं से आया होगा, y2 जो होगा xn में से ही कहीं आया होगा, y3 होगा वो x में से कहीं आया होगा, x6 y4 जो होगा वो भी x में से कहीं आया होगा। अच्छा, अगर y की हम क्या करें, वो थ्योरम देखें, मतलब इसकी कन्वर्जिंग की डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या कहेगी कि अगर yn l की ओर अप्रोच करती है तो yn इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर n इज ग्रेटर देन एनी नेचुरल नंबर n0, मतलब अगर n0 कोई भी नेचुरल नंबर है तो हम इस तरह से y की कन्वर्जेंस को डिफाइन कर सकते हैं ना कि yn where n is greater than any, मतलब for all epsilon by 2 is greater than 0 there exists a n0 in natural number which says that every n is greater than or equal to 0 yn minus l is less than epsilon by 2। अच्छा, अगर y1 सम x है, y2 सम x है, y3 सम x है, तो क्या हम yn को भी सम x नहीं लिख सकते। तो हम अगर इसकी कन्वर्जेंस को ऐसे प्रूफ करना चाहें कि n0 है यहां पर, हाँ ठीक है, n0 फॉर ऑल एप्सिलॉन्स ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ n0 सच एज एनी रियल नंबर, एनी नेचुरल नंबर k इज ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज दैट। अगर आपको गलत लगे तो जरूर बोलिएगा। ऐसे भी इसकी कन्वर्जेंस डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं। जैसे हमको n लेना था, yn मतलब हम 25th टर्म की बात करते थे कि इसके आगे का कोई भी टर्म आप लो, मतलब y में कोई 25 के आगे के जितने टर्म हैं वो l की ओर इस डिस्टेंस से कम पे अप्रोच कर रहे हैं। तो अब हमने कहा आप 25 लो, ठीक, अच्छी बात है। तो 25 के आगे के टर्म आप x में भी तो ले सकते हो। इसको आप दो तरीके से समझो। पहली चीज, अगर y में कोई भी टर्म 25 के आगे का है तो x में भी वो 25 के आगे का ही होगा। मतलब y में फर्स्ट है, x में सेकंड, y में सेकंड है, x में थर्ड। बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता था x1 ही y1 होता, x तो मतलब इक्वल हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि y का 5th टर्म है और x में 4th टर्म है। खुद आप सोच के देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई x का 5th टर्म है और y का 4th टर्म है? क्यों? सॉरी, उल्टा बोल गए। कोई ऐसा टर्म नहीं हो सकता कि x का 4th टर्म है और x का y का 5th टर्म है। तो मतलब हमेशा y का जो टर्म नंबर होगा वो प्रीसीडिंग होगा x के टर्म नंबर से। अगर x में कोई 17th नंबर का टर्म है, मतलब जैसे ये 6x6 है, तो ये y में कहां हो सकता है? y1 से y6 के बीच में। इस y7 yx6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वरना फिर y में ये बीच में से एक टर्म आया कौन? मतलब जैसे मान लो x ऐसे था 1 2 3 4 5 6 7, y ऐसे था 2 3 4 5 7। तो ठीक है कि यहां पर x में 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5th नंबर पे आया, ठीक है, वहां पर 7 था, यहां 5th। लेकिन अगर 7 8th नंबर पे आ जाए तो मतलब यहां पर 3 नंबर और आएंगे, है ना। अब देखिए, हम लोग यहां पर बहुत ज्यादा 1 ला सकते हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 ला सकते हैं। तो मतलब फिर भी 7th का प्लेस कहां तक गया? 7th, ये 8th जाएगा ही नहीं, क्योंकि वरना आप एक और नंबर लेके आओ, और एक और नंबर अगर आप लेके आओगे तो वो पक्का ही इनमें से नहीं होगा। और अगर मान लो हमारी फिर भी इस सीक्वेंस से कोई 8th नंबर लेके आए, यहां पर रख दिया, तो फिर हमारे सीक्वेंस का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। 8 को बाद में आना चाहिए 7th के,
समझ आई बात? तो मतलब हम इसकी कन्वर्जेंस को y की कन्वर्जेंस को x के भी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। चाहे आप दोनों चीज लेके चले, देन देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल एप्सिलॉन्स ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट a n0 in natural number such as every k is greater than or equal to n0 implies that xk minus l is less than epsilon by 2। अभी रुकिएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि n0 which says that n is greater than n0 implies that yn minus l is less than epsilon by 2 and yn can be replaced by any term of x which is xk। मतलब ये x में कहीं ना कहीं होगा ही, तो हमने मान लिया कि वो k पे है, वो kth टर्म है x का, जैसे 3x का थर्ड टर्म है और y का सेकंड टर्म है ना, तो वो x में भी कहीं ना कहीं होगा। और हम जानते कि अगर n हमारा n0 से बड़ा था तो k भी हमारा n0 से बड़ा होगा, वो अभी हमने इतनी देर में बताया ही। हाँ, आल्सो इंप्लाइज दैट k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n0 सच दैट xk माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। xk कैसे आ गया? yn ही xk है, गंगाधरी शक्तिमान है। मतलब चाहे हम 6 को x6 लिखें, अरे यार पकड़ा भी तो किसी, चाहे हम 3 को x3 लिखें और चाहे y2 लिखें, चाहे xn लिखें, चाहे yn लिखें और चाहे xk लिखें, ये बन गई हमारी स्टेटमेंट नंबर 2। अच्छा, n0 ने कितना अच्छा रोल प्ले किया। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट्स, देखो दोनों स्टेटमेंट्स काहे के लिए हैं? n इज ग्रेटर देन n0। यहां पर हमने कॉसी को भी डिफाइन करने के लिए n0 लिया, क्योंकि आपके एप्सिलॉन के हिसाब से n0 मिल सकता है, तो दोनों बार हमने एप्सिलॉन ऐसे चूज किए कि हमको n0 सेम स्पॉट्स पे मिले, ठीक है। और एप्सिलॉन ऐसे आप छोटे से छोटे भी कुछ भी चूज कर सकते हो, आपको ऐसा तो मिल ही जाएगा कि दोनों के लिए, क्योंकि दोनों को इनफाइनाइट तक अप्रोच करना है ना। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, xk माइनस l यहां तक आ गया। अब देखिए सिंस k is greater than or equal to n0, so from first क्या कहता है? mn is greater than n0। हम m को रिप्लेस करना चाहते हैं, हम ऐसे लिखना चाहते हैं kn is greater than, क्योंकि ये for all mn is greater than or equal to 0 के लिए है, तो हमने सोचा m नहीं लेना चाहते, हम k लेना चाहते, तो kn is greater than xk माइनस xn माइनस, वो भी कोई गलत नहीं था बट ऐसे ही कूल दिखने के लिए सेकंड, इसको थर्ड स्टेटमेंट बना दिया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहले ही कहा था कि अगर आपको xn को कन्वर्जिंग दिखा, चूंकि हमारी yn हमारे xn की एक सब सीक्वेंस है, ये l की ओर कन्वर्ज करता है, तो xn की भी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए इसको भी l की ओर कन्वर्ज दिखाने की कोशिश करो। तो अगर xn को l की ओर कन्वर्ज करना है तो मतलब आपको एनालाइज करना होगा इस टर्म को। इस टर्म के बारे में सोचिए, तो इस टर्म को हम अपनी इस डेफिनेशन से कैसे ला सकते हैं? तो इसके लिए देखिए यहां पर xn माइनस k है और यहां पर xk माइनस l है, तो इसके बीच में आप xk को ऐड कर दीजिए और सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं xn माइनस xk प्लस xk माइनस l। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि xn माइनस xk प्लस xk माइनस l, ठीक है। फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दो, जो क्या कहती है? मॉडुलस ऑफ a प्लस बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। मतलब किन्हीं दो नंबर्स के सम का मॉडुलस उन दोनों के डिस्टिंक्ट मॉडुलस के सम से छोटा होता है और या तो इक्वल हो सकता है। तो मतलब xn माइनस l says that, सॉरी अब यहां पर क्या है, ये इक्वल था तो इससे ये लेस और इक्वल हो सकता है, xn माइनस xk प्लस क्या कर देते हैं xk माइनस l, ठीक है। अब देखिए ये इससे लेस है,
तो हम क्या करते हैं कि इनकी कुछ वैल्यूज होगी, इनकी मैक्सिमम वैल्यूज दोनों की रख देते हैं। तो इसको हमको पता है एप्सिलॉन बाई 2 से हमेशा छोटा है, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से हमेशा छोटा है, दोनों छोटे हैं, तो इनकी दोनों की मैक्सिमम वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि इन दोनों के सम के बराबर हो गए क्योंकि लेस या इक्वल है। लेकिन अगर हम इसकी ऐसी वैल्यू रख दें जो ऑलरेडी इनसे ग्रेटर है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए 3 हो सकती है, इसकी 5 हो सकती है, हम यहां पर 3.1 और यहां पर 5.1 रख दें तो ये तो स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगा ना। और देखिए एप्सिलॉन इससे चूंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो मतलब ये ऐसे हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 मीन्स xn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और सारे स्टेटमेंट्स को आप जोड़िए। हम लेके चले थे कि फॉर ऑल एप्सिलॉन बाई 2 इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ n0 which says that, which says this, which says this, which is this and which says that। जो ये कहती है, ये कहती है और ये कहती है। अगर एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0 है तो क्या एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 नहीं होगा? होगा। तो अब अगर इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट इससे लिंक कर लें क्योंकि ये इन्हीं स्टेटमेंट के कंक्लूजन से मिला है, तो हम ऐसा कह सकते हैं फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ n0 इन नेचुरल नंबर सच एज a n या फिर सच एज any n in natural number says that n is greater than or equal to 0 implies xn minus l is less than epsilon, which means xn is converging to l। ठीक है, तो सिंपल चीज क्या है कि xn हमारी कॉसी सीक्वेंस थी और हमने लास्ट में दिखा दिया कि इट इज कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट l विच इज रियल नंबर। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ बातें क्या हैं? बातें माइंड में ये आता है कि कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि नहीं पता नहीं, पर कि एवरी, देखिए बुक्स में लिखा होता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अच्छा, ये प्रूफ हो गया ना, मतलब हम कॉसी लेके चले कन्वर्जेंट दिखा दिया, कन्वर्जेंट लेके चले कॉसी दिखा दिया। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको आप देख लोगे और जब एग्जाम में आएगा तो पहले उसको पेस्ट कर लोगे, फिर आगे क्या लिखना है बता ही दिया। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन कैसे आता है? बुक लिखता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी, ये तो इजीली लिख देता है, पर कुछ बुक हम देखते हैं ऐसा लिखता है, वो रियल नंबर को छोड़ के ऐसा कुछ लिख देता है कि एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन इज नॉट नेसेसरी, मतलब ये नेसेसरी नहीं है, है ना? कंफ्यूज मत होइएगा। पहली चीज तो ये चीज आपने देख ली, ये चीज बिल्कुल सही थी। एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू। हाँ, फिर वही बुक अगली थ्योरम दे देता है कि एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन रियल नंबर। सिंपल चीज है और सिंपल डेफिनेशंस हैं, उनको समझिएगा। हर एक कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, कंप्लीट सेट की फील्ड है। जैसे रियल नंबर पे कोई सीक्वेंस है तो मतलब वो किसकी फील्ड है, वो किसकी सीक्वेंस है? वो एक कंप्लीट फील्ड की सीक्वेंस है। रियल नंबर मतलब कंप्लीट सेट, इसकी सीक्वेंस है। अगर कोई रेशनल नंबर की सीक्वेंस है, क्योंकि रेशनल नंबर इनकम्प्लीट सेट मतलब कंप्लीट नहीं होता है, सॉरी रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए उसकी सीक्वेंस कॉसी होके भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती है। मतलब अगर कंप्लीट सेट की कोई सीक्वेंस है तो वो कॉसी है तो कन्वर्जेंट होगी ही होगी, मतलब रियल सीक्वेंस कोई है तो वो कॉसी है तो कन्वर्जेंट होगी ही होगी। लेकिन इनकम्प्लीट सेट है या कंप्लीट सेट नहीं है तो उसकी कोई भी कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, इसका कोई दावा नहीं है। क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि देखिए कन्वर्जेंट का क्या काम है कि उसको एक पॉइंट की ओर अप्रोच करना है। आप घर से निकले, आपको लखनऊ की ओर अप्रोच करना है। कॉसी का क्या काम है? मैंने कहा था इसकी स्पीड स्लो होती जाती है, मतलब पहले सेकंड में इतना चला x1 x2, अगली बार थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, धीरे धीरे इतना कम हो जाता है कि आप कोई भी रियल नंबर लो, सिर्फ वो पॉजिटिव हो तो उससे कम डिस्टेंस तक के गैप के टर्म मिल जाते हैं। मतलब इतना इतना इतना, मतलब आप देख रहे हो कि आपकी गाड़ी चल ही नहीं रही, तो क्या होगा? इस पेड़ पे खड़े थे, अगले पे भी यहीं पहुंचे, फिर यहीं पहुंचे, आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो हम क्या कहेंगे? रुक गई गाड़ी। तो ये भी अप्रोच कर रही ना। लेकिन दिक्कत क्या है? आपकी गाड़ी रुकी, अच्छी बात है, रुकी कहां? देखिए सिंपल चीज है
आपकी सीक्वेंस एक कंप्लीट सेट की है, मतलब रियल नंबर की है, तो ये पूरा रियल नंबर का सेट है और इसके बीच में कहीं पर भी कोई झोल झपेटा नहीं है, सारे पॉइंट आपके होंगे ही होंगे। अब कोई सीक्वेंस चली, ये कॉसी है, चली 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 यहां जाके रुक गई, तो ये पॉइंट क्या होगा, रियल नंबर ही होगा ना। तो सीधी सी चीज क्या है कि आपकी सीक्वेंस इस रियल नंबर की ओर अप्रोच कर रही है, तो मतलब कन्वर्जेंट है, तो मतलब सारी रियल नंबर में कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगी, क्योंकि वो कहीं पर भी रुके वो एक रियल नंबर होगा और उसी पॉइंट की ओर आपकी सीक्वेंस अप्रोच कर रही है। लेकिन अगर आपका सेट कंप्लीट नहीं है, रेशनल नंबर, पता चला ये चला इरेशनल मिल गया, ये चला इरेशनल मिल गया, ये अब आपकी गाड़ी चली डग्गा मार डग्गा मार डग्गा मार डग्गा मार डग्गा मार चली और कौसी सीक्वेंस थी यहां पर रुक गई, पता चला कि ये तो इरेशनल पॉइंट है। तो क्या हुआ कि आपकी सीक्वेंस कौसी है, वो एक पॉइंट पे रुकी भी, उस पॉइंट की अप्रोच कर रही है, लेकिन वो पॉइंट रेशनल नहीं है, इसलिए आपकी सीक्वेंस रेशनल नंबर में कन्वर्जेंट नहीं होगी। वही सीक्वेंस रियल नंबर पे होती तो कन्वर्जेंट हो जाती। आई होप कि आपको बात मेरी समझ आई होगी, और आपको जो भी थ्योरम्स के प्रूफ चाहिए या टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसको आप कमेंट पे मेंशन कर दीजिए। जल्दी से जल्दी हम लोग रियल एनालिसिस को कंप्लीट खत्म कर देंगे, अगस्त सितंबर तक, ऐसा कोशिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।